चाहते हैं या आप एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं कुछ मैकेनिक्स से रिलेटेड ऑटो एरिया में जाने के लिए, तो वो आईटी एरिया के लिए होता है। तो आईटी वास्तव में अप्लाइड है, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस आपकी प्योर है, जिसमें हम रिसर्च की बात करते हैं। अगर संभावना को हम समझने की कोशिश करें तो कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा ज्यादा स्कोप रहता है, लेकिन आईटी में भी कोई कमियां नहीं है, क्योंकि शायद ही दुनिया में ऐसा एरिया है जहां हम कंप्यूटर को काम में नहीं लेते हो। आपने देखा होगा जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस आपके आ रहे हैं, मोबाइल ऐप्स आ रहे हैं, ये सब आपकी एप्लीकेशंस ही हैं जिसमें आईटी के यूज ज्यादा होते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। चलिए आज के दौर में आईटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा और उछाले मार रही है, और वो उसको ये करना भी पड़ेगा, ये आधुनिक दौर है, हमें जीना पड़ेगा उसको। चलिए एक फोन के बाद में हमारे युवा साथियों की तरफ थोड़ा मुखातिब होते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे, अपना नाम बताएं, कौन से ईयर में है ये बताएं, और सवाल किससे है आपको? मेरा सवाल प्रोफेसर साहब से है। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस से कर रहा हूँ अभी। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस करते हुए मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा सर? ओके, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अधिकांश आजकल ये देखा जा रहा है कि जो भी सर्विस के लिए पहले प्रेफरेंस रहती है वो सरकारी नौकरी में ही रहती है। देखिए, अभी से ही आपको एक तो अपना एप्टीट्यूड थोड़ा सा देखना होगा कि सरकारी नौकरी में अगर जैसे ही आप बीटेक करते हैं और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो जो संभावनाएं हैं, प्रोग्रामर्स की वैकेंसी है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोग्रामर्स की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारी वैकेंसी निकालती है, राज्य सरकार भी निकालती है। इसमें आपको अपना जो बीटेक का सिलेबस होता है, जिसके विभिन्न पेपर्स होते हैं आपके पास, उनको तैयार करना होता है। साथ में थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की तैयारी करनी होगी, जो भी से आप तैयार कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी काफी बड़ा रोल होता है इस तरह के एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आप इस तरह से तैयारी अभी से प्रारंभ करेंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, जनरल स्टडीज की बात करते हैं, और आपके अपने जो पेपर्स आप अगले 4 साल तक पढ़ेंगे, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क के हों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हों, या सिस्टम्स एनालिसिस डिजाइन के हों, या प्रोग्रामिंग के हों, इन सब के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और राज्य सरकार लगभग हर वर्ष काफी वैकेंसी निकाल रही है, अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें, और लगभग सभी स्टेट्स वैकेंसी निकाल रही हैं, जिसमें आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वही गवर्नमेंट नौकरियों की कोई तरीके से कमी नहीं है, और कैसे आप उसमें जा सकते हैं, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है जरूर मिला होगा। सर ये जो आपने चीज बताई, उसके साथ साथ में हम एक और चीज जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि अमन आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे। जहाँ सरकारी नौकरियों में एप्टीट्यूड की और इतनी तैयारियों की बात हो रही है, जब प्राइवेट में भी यही तैयारियां चाहिए होती हैं, या फिर उससे कुछ अलग चाहिए होती है? देखिए, एप्टीट्यूड तो आपको अपनी लाइफ लॉन्ग हर जगह काम आएगा। हाँ। तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एप्टीट्यूड एक दिन में नहीं बनता, एप्टीट्यूड के लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि आपका माइंड फिर उस हिसाब से फास्ट रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और प्राइवेट कंपनीज में जैसे हमारे कॉलेज में जैसे प्लेसमेंट्स होते हैं, तो एप्टीट्यूड इज द फर्स्ट टेस्ट जो आपको देना होता है। आप एप्टीट्यूड क्लियर करेंगे तो आप आगे जाएंगे, अदरवाइज तो आप आगे आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता बैठने के लिए। तो एप्टीट्यूड आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप लैंग्वेज की बात कर रहे थे, वो कौन सी लैंग्वेजेस थी जिनकी आप बात कर रहे थे? मैं जिन लैंग्वेज की बात कर रहा था वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो कंप्यूटर समझता है। तो उन लैंग्वेजेस के अंदर हमें कोड करना पड़ता है, जिससे प्रोग्राम्स बनते हैं। तो अगर आपकी उन लैंग्वेजेस पे कमांड रहती है जिससे आप अच्छे कोड्स बना पाए, कोड्स अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि दिखने में अच्छे हो, दिखने में तो अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन इफेक्टिव भी होने चाहिए, उनका टाइम कम लगना चाहिए, फास्ट होने चाहिए, जिससे काम फास्ट हो, क्योंकि आजकल हर चीज फास्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो जब तक आपकी कोडिंग प्रैक्टिस, और कोडिंग भी एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए आपको लंबी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आजकल सबसे बढ़िया लैंग्वेज कौन सी चल रही है बस? बढ़िया लैंग्वेज आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। अच्छा। कुछ इंडस्ट्रीज जावा में काम करती हैं, पाइथन में काम करती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज जावास्क्रिप्ट में, डॉटनेट में काम करती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज आज भी C++ में काम करती है। C++ बहुत बेसिक लैंग्वेजेस हो गई जो आपके हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहती है। तो वो कंपनीज C++ पे बहुत फोकस रहती हैं। बेसिकली ये है कि अगर आपको C और एक भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आ जाती है, तो आपको और लैंग्वेज सीखने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, आप उनको बहुत आराम से अपने आप भी सीख सकते हैं। तो आपने कौन सी लैंग्वेज सीखी? मेरे को C अच्छे से आती है, एंड C++ पे कमांड है, और मैंने जैसे मेरे को C++ आ गई तो मुझे जावा और पाइथन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। जावा और पाइथन आपने किया। चलिए एक सवाल और लेते हैं हमारे युवा साथियों से। प्लीज एक अपना नाम बताएं और सवाल क्या है, किससे पूछा जा रहा है? मेरा नाम ऐश्वर्य शर्मा, मैं 6 सेम में पढ़ रहा हूँ। मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि जैसे अभी 7 सेम स्टार्ट होते ही कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे क्या प्रेफर करूँ,
प्लेसमेंट ले लूँ या जॉब करूँ या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। और हायर स्टडीज़ में अभी एमटेक या एमबीए, ये बहुत कन्फ्यूजन है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता दें। तो इससे पहले मुझे लगता है कि आपकी तरह मुखातिब होते हैं हायर स्टडीज की क्या बातें हैं और एमटेक या एमबीए दोनों। देखिए, इनिशियली अगर अगर आपने ये विचार कर रखा है कि एमबीए, क्योंकि आज एमबीए बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है अगर आप अपने लेटर को ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर इफ यू थिंक दैट स्काई इज गोइंग टू द लिमिट फॉर यू, तो ये जरूरी है कि आप एमबीए की तरफ अवश्य प्रस्थान करेंगे। और अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही कोई कंपनी आपको अच्छा सा ऑफर देती है, अच्छी कंपनी एमएनसी या इवन इंडियन कंपनी भी आती है, तो आप प्लेसमेंट ले लें। 1 या 2 साल, लगभग 2 साल के आसपास आप सर्विस करें अपनी, और साथ में प्रिपेयर करें कैट के लिए, जीआरई के लिए, जीमैट के लिए। उससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कैट के द्वारा या जीमैट के द्वारा अगर आपका अच्छा स्कोर बन जाता है, किसी अच्छे बिजनेस स्कूल के अंदर एडमिशन लें, और 2 साल बाद जब आपका कंप्लीशन हो जाता है एमबीए का, उसके बाद आप नौकरी करें। क्योंकि एमबीए की जितने डिमांड है विद इंजीनियर्स, उसका कोई अंत नहीं है आगे ग्रोथ करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी एमसी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसा अमन ने कहा, एप्टीट्यूड तो बहुत आवश्यक है। आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि यू मस्ट हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। उसके लिए अभी से आपको तैयारी करना बहुत आवश्यक है। और जब आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको कंपनीज के लिए बुलाते हैं, तो कंपनी कई बार आपसे ये पूछती है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से भी प्रिपेयर करें। ये बड़ा अच्छा था, ऐसा लगा मुझे कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम और गरम और मीठा गुलाब जामुन ऐसा मीठे और ठंडे का कॉम्बिनेशन हो गया। यदि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, तो बेहतर है आप गेट की प्रिपरेशन करें और उसमें अच्छा स्कोर करें। जैसे आपको ऐसे बहुत सारे आईआईटीज हैं जहां अगर आपने 99 परसेंटाइल ले आए हैं, 98 परसेंटाइल ले आए हैं, आपको डायरेक्ट एमटेक के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो कई बार हमारे मन में रहता है मैं आईआईटी में नहीं पढ़ पाया, मैंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपके पास अभी बहुत समय है, अगले 1.5 साल तक गेट के लिए प्रिपेयर करें और मेक इट a point that you get into IIT after doing hard work, right? That is very good sir। और IITs की डिफरेंसेस की बात भी हम करेंगे। पहले इस सवाल का एक और जवाब ले लेते हैं, उसका हिस्सा जो बाकी रह गया है, जो जॉब की बात कर रहे थे, हायर स्टडीज की बात सर ने बताई, आप जॉब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जॉब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि अब आपका 6 सेमेस्टर चल रहा है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एप्टीट्यूड स्किल्स पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा साथ ही साथ कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हुआ, इनका बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए। बिकॉज जब तक अपना बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, तब तक हाई लेवल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और कंपनीज भी ये रिक्वायर करती हैं कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उसके अलावा आपकी कोडिंग बहुत चेक की जाती है जब आप कभी भी कंपनीज के लिए बैठते हैं, क्योंकि एट द एंड आप जाके कोड्स बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द जॉब जो होती है वो आपकी कोड बनाने की होती है ज्वाइनिंग लेवल पे। तो कोडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हमें भी इंजीनियरिंग करिकुलम में पढ़ाया जाता है काफ़ी कुछ। उसके अलावा भी नेट ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उनसे आप बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ऐश्वर्या, आपको अब डिसीजन लेना है, क्योंकि दोनों सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। एक सवाल हम और ले लेते हैं। अपना नाम बताएं, क्या सवाल है? हेलो सर, मेरा नाम तेजेश्वर जैन है। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि मैं मेडिकल स्ट्रीम में करियर कैसे बनाऊंगा अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जरिए। तो बड़ा थोड़ा घुमा गया ना मेरे को सर। देखिए, कंप्यूटर साइंस लेते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आपको साथ में बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा पार्ट रहता है जब अपन एक बायोटेक्नोलॉजी का पेपर ले सकते हैं। तो जब आप डायरेक्टली कंप्यूटर साइंस में, तो ऐसा कोई लिंक नहीं है, बट अगर आप बीटेक करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर करते हैं, सीधा कंप्यूटर साइंस में नहीं होता है ये, तो वहाँ से आप अपने बायोलॉजी या मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम रहता है, उसमें भी आप बीटेक करने के बाद में सोच सकते हैं अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके। जैसे मैंने कहा, अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस कर लिया है, तो आप एमटेक बायो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। बहुत सही सर, कि मतलब मेडिकल में भी हम लोग कहीं ना कहीं जाने के चांसेस हमारे पास में है। एक फोन हमारे पास में है, आइए जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं कानपुर से अनिल बोल रहा हूँ सर। मैं अनिल जी बात कर रहे हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी बच्ची ने
कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है, जी लेकिन तो उसको ये गेट का जो एग्जाम हो रहे हैं इससे उसको क्या फायदा है सर? क्या उसके मतलब उसको करियर में इससे फायदा मिलेगा? करियर में गेट के एग्जाम से क्या फायदा है, आपका सवाल समझा सर। अनिल जी, क्या अनिल जी का सवाल था ये, प्रोफेसर साहब क्या जवाब दें? या देखिए, गेट का एग्जाम देके दो सबसे बड़े फायदे होते हैं। एक, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ओएनजीसी हो, ये गेट के स्कोर के ऊपर आपको डायरेक्ट जॉब ऑफर करती हैं। और दूसरा, यदि आपकी डॉटर हायर स्टडीज के लिए जाती हैं तो गेट में अगर अच्छा स्कोर कर रही हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज हैं जो आपको एमटेक में एडमिशन देते हैं। एमटेक में एडमिशन सिर्फ आईआईटी ही नहीं देती, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो भी आपको एडमिशन देती हैं। एनआईटी जो हैं वो गेट के स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन देती हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। पब्लिक सेक्टर, बहुत अच्छे पब्लिक सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, ये सभी आपको जॉब भी दे रहे हैं। और आप फर्दर स्टडीज के लिए जाते हैं तो एमटेक के लिए आपको एडमिशन देते हैं। अनिल जी, मुझे लगता है आपके सवाल का आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अगर आप लोग चाहें तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर वही 27023333 27106666 और 27049999। चलिए, जब इतनी सारी बातें हुई हैं तो थोड़ी सी बात हम और करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग खासतौर पे सॉफ्टवेयर लाइन में एक चीज बड़ी कही जाती है कि एक बार अगर आपकी जॉब लग गई तो फिर सब कुछ हरा ही हरा है, गुलाबी ही गुलाबी है। तो वो गुलाबी और हरे की हम जरा बात कर लेते हैं। बड़ा पैकेजेस बड़े अच्छे मिलते हैं, तो ये पैकेजेस क्या वाकई में उतने अच्छे हैं जितना बताया जाता है, या फिर ऊपर ऊपर की कहानी है और नीचे अल्टीमेटली जब जाते हैं तो बहुत ही छोटी सी रकम में हमें काम करना पड़ता है? थोड़ा इन पैकेजेस के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप हमें बताएं। जी, ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत छोटी सी रकम में काम करना पड़ता है। काफी अच्छे पैकेजेस देती है कंपनी, और ऐसा धोखा नहीं होता है। हाँ। अगर एक बहुत अच्छी कंपनी है तो वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। और पैकेजेस को थोड़ा सीटीसी एक होता है, कॉस्ट टू कंपनी। तो कंपनी जब भी अपने कैंपस में आती है तो आपको सीटीसी बताती है। सीटीसी अलग होता है, आपका कैश इन हैंड अलग होता है जो आपको इन हैंड मिलता है। और सीटीसी में इंक्लूड कर लेते हैं इंश्योरेंस आ गया, आपका कैब फैसिलिटीज हो गई, लंच फैसिलिटीज हो गई, और अदर जो कंपनी आपके ऊपर कॉस्ट दे रही है जी, तो वो सब सीटीसी में इंक्लूड होता है। सीटीसी एक हायर होता है आपका। तो हरा ही हरा, तो ऐसा है कि अच्छा काम करते जाओ तो हरा ही हरा है सब कुछ हमेशा। ये जो पैकेजेस हम लोग को वो मिला करते हैं, तो इसके लिए क्या किसी कोई कंपनी टू कंपनी वेरी करने के हिसाब से हमें कुछ अलग से तैयारियां करनी होती हैं कि भाई बड़ा पैकेज कोई कंपनी दे रही है, बड़ी एमएनसी है, अलग तैयारियां हैं, कोई छोटी एमएनसी हिंदुस्तान की है उसके लिए अलग तैयारियां हैं, कोई जयपुर की या राजस्थान की है, कंपनी बड़ी है, अच्छी है, उसके लिए अलग तैयारियां हैं? नहीं, अलग तैयारियां तो मतलब आप बहुत स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप इस चीज को ले सकते हैं, बट बेसिक प्रिपरेशन तो आपकी वही रहती है। हाँ, बड़ी कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, तो आप उस कंपनी का ओरिएंटेड की कंपनी बेसिकली काम क्या करती है, तो उस फील्ड की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनी इंटरव्यू में आपसे ये पूछ लेती है कि आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आपको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं होगा कि वो कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली, तो आप वहां अटक जाते हैं और फिर वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है आपके लिए। कंपनी की ब्रीफ नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। और रिगार्डिंग स्टडीज तो थोड़ा सा रहता है कि कुछ कंपनीज एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो तो एडवांटेजेस रहता है आपके लिए, एक एक्स्ट्रा एज की तरह काम करता है वो। बहुत सही है कि भाई जिस परिवार में जा रहे हैं उस परिवार के मेंबर्स के बारे में हमें मालूम हो। बिल्कुल। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अगर एमएनसी कंपनीज की बात करते हैं, जैसा अमन ने अभी बताया कि कंपनी के बारे में आपको पहले से मालूम होना बहुत आवश्यक है कि वो कंपनी किस फील्ड में तैयारी कर रही है, किस फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, किस फील्ड में काम कर रही है। इसके अलावा इस तरह की बड़ी कंपनी आपको ये भी देखती है कि क्या आप में मैनेजरियल स्किल्स है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है साल भर के लिए तो आपको प्रोग्रामर की पोस्ट दे दें, उसके बाद आपको टीम लीडर बनाया जाए। कंपनी आपकी तरफ से ट्रेनिंग भी देती है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी मैनेजरियल स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो कंपनियां तुरंत हायर भी कर सकती हैं। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका मेजर जो एरिया होता है जिस पर फोकस किया जाता है इंटरव्यू के टाइम पर, आपने मेजर प्रोजेक्ट क्या किया हुआ है, आपने जो भी प्रोजेक्ट असाइन किया गया है आपको, आपने जो भी प्रोजेक्ट लिया हुआ है फाइनल सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में जो आप करते हैं, उसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिर कंपनी ये देखती है कि आपने वास्तव में वो प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया है, कितने मेंबर्स थे आपकी टीम के अंदर जब आपने प्रोजेक्ट किया, और यहाँ तक भी पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आई अपने टीम मेंबर से। सिर्फ ये देखने के लिए क्या आप वास्तव में एक टीम वर्कर हैं या नहीं है, ये बहुत जरूरी हो जाता है एमएनसी कंपनीज के लिए।
क्योंकि वहाँ कभी भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, टीम में आप काम करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को ही वो वही प्रोजेक्ट आगे मुर्गी प्रोडक्ट भी बनता है, और वो उस प्रोडक्ट के लिए अगर हमको मार्केट में उसको उतरना है, उसको बेचना है, तो हमें उस टीम को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। एक सवाल हम लोग और लेते हैं, अपना नाम बताएं और क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरा नाम अभिषेक है जी। मैं बीटेक कर रहा हूँ 3rd ईयर आईटी से। मेरा अमन जी से सवाल है कि इंटर्नशिप का क्या महत्व है और कहाँ से करनी चाहिए इंटर्नशिप? इंटर्नशिप कुछ प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड हमारा सवाल आया है, बताएं। इंटर्नशिप बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जैसा अभी सर ने बताया कि मेजर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटर्नशिप में बेसिकली आप एक प्रोजेक्ट ही करते हैं, 2 मंथ्स पीरियड होता है, कुछ कॉलेजेस में 6 मंथ्स पीरियड होता है इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी जगह से किसी कंपनी में इंटर्नशिप मिलती है तो वो बहुत अच्छा रहता है। इंटर्नशिप आप अपने प्रोफेसर के अंडर भी कर सकते हैं जो रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, तो उनके अंडर कोई प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, उसके साथ आप कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, जिसमें प्रोफेसर जो होते हैं रिसर्च करते हैं, तो वो लेटेस्ट फील्ड में करते हैं आजकल, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा उनके अंडर पीएचडीज होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, तो उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है, तो आपको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। अगर इस तरह से कोई प्रोफेसर का सोर्स अवेलेबल नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक वेबसाइट है www.internshala.com। उस वेबसाइट पे बहुत सारी कंपनीज अपनी अपनी इंटर्नशिप पोस्ट करती हैं, तो आप अपना वहाँ अप्लाई करेंगे, अपना रिज्यूमे देंगे। उसके बाद डिपेंडिंग कि कंपनी को आपका रिज्यूमे पसंद आता है तो कंपनी आपको कॉल बैक करेगी, फिर आपका इंटरव्यू राउंड्स होंगे, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंपनी में। एंड वो 2 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड होता है। कुछ कंपनी स्टाइपेंड देती हैं, कुछ कंपनी नहीं देती है। बट मेरा ये मानना है कि अभी क्योंकि हम 3rd ईयर में है तो इतना मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, उसकी जगह अपने को करियर ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड होकर काम करना चाहिए। क्योंकि अभी लर्निंग फेज है, पैसे तो बाद में खूब कमा लेंगे, लेकिन लर्निंग फेज बहुत जरूरी है। जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। बहुत सही बात कही अमन ने, स्टाइपेंड के पीछे ना जाए। कोई कंपनी 2-4 हज़ार रुपए ऊपर नीचे दे रही है, आप ये देखें कंपनी की वर्थ क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी की वैल्यू कैसे तय करनी है, ये भी हम जानेंगे। एक सवाल हम आपसे और लेना चाहेंगे, अब बताएं क्या सवाल है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या है, मैं 3rd ईयर आईटी से ही हूँ। मेरा सवाल प्रोफेसर साहब से है कि सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे तैयारी अभी 3rd ईयर में ही स्टार्ट करनी चाहिए या बीटेक करने के बाद? ये थोड़ा अलग से लगे कि अब आईटी भी नहीं, मेडिकल भी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं, गवर्नमेंट में भी सिविल साइड खास तौर पर। तान्या, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। और जैसा हम सब जने जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी सिर्फ एक दिन में नहीं हो सकती, एक साल में नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है तुम्हें अभी से, बल्कि तुम्हें चालू कर देनी चाहिए इसकी अपनी तैयारी। और जनरल स्टडीज है, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि आईटी का पेपर कोई नहीं लेता है। जब सिविल सर्विसेज का पेपर दिया जाता है, आप तैयारी करते हैं, तो आपको ये भी अभी से पहले डिसाइड करना होगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में कौन से पेपर्स लेने हैं। कंप्यूटर साइंस के कुछ पेपर्स आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं, लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। लगातार आउटलुक मैगजीन पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें, क्योंकि जनरल स्टडीज का बहुत बड़ा रोल है। और अब चूंकि सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड टेस्ट भी चालू किया गया है, तो उसके लिए भी आप तैयारी अभी से चालू कर दीजिए और बिना समय गंवाए अभी से तैयारी करें आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बीटेक की पढ़ाई को बंद कर दें। बीटेक की पढ़ाई भी आपको साथ में करनी ही पड़ेगी। एक थोड़ा सा दिमाग में सवाल कुछ कौन रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं आईआईटीज की, एनआईटीज की, छोटे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बड़े इंस्टीट्यूट्स में तो उन लोगों को प्लेसमेंट मिल जाएगा, वहाँ उनके कॉलेज में, कैंपस में कंपनीज आ जाएंगी। जो छोटे कॉलेजेस हैं, राजस्थान में है या साउथ में कहीं है, वहाँ पर इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका क्या, उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या वो भी उतनी ही बराबर है या नहीं है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे। मैं अभी रिसेंट उदाहरण अगर दूं तो जयपुर में ही एक कॉमन कैंपस इंटरव्यू हुए थे, विशेष रूप से तान्या के लिए ये, कि सिर्फ गर्ल्स के लिए वो स्पेशल ड्राइव था बाय आईबीएम, और लगभग 200 गर्ल्स ने अपीयर किया था उसके लिए, कैंपस इंटरव्यू के लिए। कुकस में हुआ था किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसमें से 42 लोगों को सेलेक्ट करके लेके गए हैं जयपुर से। वंडरफुल। और ये 42 सिर्फ जयपुर के ही नहीं थे, कोटा से भी आए थे, उदयपुर से भी आए थे, बीकानेर से भी आए थे।
तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो छोटे होते हैं वहाँ पर स्कोप नहीं है, वहाँ भी बहुत स्कोप है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने यहाँ कैंपस पे कॉल करते हैं स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन के लिए, और कई बार कॉमन ड्राइव भी होता है, क्योंकि किसी भी एक कॉलेज के लिए मुश्किल हो जाता है कि 15, 20, 25 या 100 स्टूडेंट्स के लिए वो कॉल करें कैंपस के लिए, तो वो क्या करते हैं, क्लब कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप टॉप 20% के अंदर आ जाते हैं, देखिए हर बार जब हम बात करते हैं पैरेटो एनालिसिस की बात करते हैं, हमेशा क्लासिफिकेशन अगर टॉप 20 होते हैं, फिर आपके टॉप 30 बॉटम होते हैं, बॉटम 30% होते हैं, और फिर बाकी के 50% होते हैं। तो टॉप 20 को चाहे वो किसी भी कॉलेज से करें इंजीनियरिंग, उनको जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बॉटम 30 के लिए आते हैं, तो कोशिश यही करें कि आप बॉटम 30 में कभी ना रहें। बाकी के जो 50% है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जॉब तो मैनेज कर ही लेते हैं। हाँ, जब सैलरी पैकेज की बात करते हैं तो हम आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, बिट्स पिलानी की बात करें, वहां से कंपेयर करेंगे तो जो 50% वाले कैटेगरी है हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, उनको पैकेज में थोड़ा सा दिक्कत आती है। पैकेज तो मिल जाएगा पर उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा जो नॉर्मली इस तरह के आईआईटी में, एनआईटी में या बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस में आता है। बट नौकरी की कोई कमियां नहीं है, और राज्य सरकार प्रेफरेंस देती है जब आप नौकरी में आते हैं, चाहे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट बनते हो या असिस्टेंट प्रोग्रामर बनते हो। राजस्थान के अगर हैं आप, तो राजस्थान वालों के लिए ही विशेष रूप से वो ड्राइव होता है जिसमें प्रेफरेंस भी आपको मिलता है। यानी कि दिक्कत है, लेकिन बहुत थोड़ी सी दिक्कतें हैं जिन्हें आप अपनी मेहनत से पूरा कर सकते हैं। वैल्यू, द वर्थ, क्या मेरी वर्थ है और किस तरीके से मैं कंपनी की वर्थ लगाऊं। अगर मेरा किसी कंपनी में एक बार सिलेक्शन हो चुका है, एक दूसरी कंपनी आई वो भी मुझे पसंद आ रही है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, एक तीसरी कंपनी आ रही है उसमें मैं चाहता हूं कि सिलेक्टेड हो जाऊं, अब मैं उनमें से छांटूं कैसे? क्या मैं पैसा देखूं, क्या मैं कंपनी की वैल्यू देखूं, क्या कंपनी का स्ट्रक्चर देखूं और कैसे देखूं? अब मुझे लगता है कि आप इस सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दे पाएंगे कि कैसे मैं कंपनी की वर्थ को जानूं, उसकी वैल्यू को जानूं, कहाँ मुझे जाना चाहिए। देखिए, ये आपका खुद का आउटलुक होना चाहिए कि आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहेंगे, क्योंकि हर मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिफरेंट काम करती हैं। तो अपना खुद का इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हाँ, मुझे इस टाइप का काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि जब काम आप अपने इंटरेस्ट से करते हो तो फिर काम नहीं रह जाता। हाँ। तो फिर वो आपका एक पैशन बन जाता है, और जब आप पैशन से काम करते हो तो फिर सब चीजें आसान सी लगती है। और रही बात मल्टीपल कंपनीज की, तो आजकल थोड़ी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। उसमें ये होता है कि 1 पर्सन 1 प्लेसमेंट हो गया है, कि एक बार आपका प्लेसमेंट हो गया तो आपको कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको मल्टीपल कंपनीज में अलाउ नहीं करते हैं। बट ऐसी सिचुएशंस कई बार आ जाती है जब आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास मल्टीपल कंपनीज के ऑप्शन रहते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि वो किस ओरिएंट होके किस तरह से कंपनी डिसाइड करता है, लाइक मनी, द पैकेज इज इम्पोर्टेंट, या फिर कंपनी की ब्रांड वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, या कंपनी का काम इज इम्पोर्टेंट। हर चीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसकी सिचुएशन के हिसाब से वेरी करती है। तो ये बेसिकली एक इंडिविजुअल का डिसीजन है। मैं ये कहूँगा कि एट द बिगिनिंग लेवल पैकेज इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखना चाहिए जितना उस कंपनी में होने वाला काम आपके लिए इंपॉर्टेंट रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आप अपना करियर स्टार्ट कर लेते हो तो एक बार सीख लेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगे। आगे की प्रॉब्लम्स कैसे कम हो, मुझे उस तरफ अपना ध्यान रखना होगा, ध्यान देना होगा मुझे। अमन, जिस तरीके से आपने अपनी सारी की सारी बातों को निचोड़ा है, प्रोफेसर साहब ने भी अपनी सारी की सारी बातों को निचोड़ा है, लगता यही है कि कंप्यूटर साइंस में कहीं कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा उठ करके देखने की जरूरत है, कहीं थोड़ा सा नजर को फैलाने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास भी हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। एक सवाल और है हमारे पास में, जरा उनसे भी मालूम करते हैं क्या पूछना चाहते हैं और क्या नाम है आपका। सर, मेरा नाम गोपेश शर्मा है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सर, मैं प्रोफेसर सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर, अगर मैं अभी बीटेक कंप्लीट करके अगर फ्यूचर में कोई जॉब लेना चाहूँ या बाहर जाना चाहूँ कंट्री में, तो मुझे किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? हायर स्टडीज़ को, बाहर जाके हायर स्टडीज़ करनी चाहिए, या मुझे जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए बाहर जाके? मुकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वास्तव में जैसे बाहर जाके नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आपकी बीटेक की डिग्री के ऊपर जरूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाए। उसके लिए बेहतर है आप थोड़ी सी स्टडी करें। स्टडी दो तरह से कर सकते हैं, एक जीआरई की तैयारी कर सकते हैं आप, और जीमेट का भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके थ्रू आपको एमएस में एडमिशन मिलेगा। अगर जीमेट करते हैं आप, तो अधिकतर जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो एमबीए के लिए प्रेफर ये करती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये प्रेफर करती हैं कि आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर
अगर आप स्टडीज करना चाहते हैं तो आप जीआरई का एग्जाम दें, अच्छा स्कोर करें और एमएस डिग्री के लिए आप बाहर अप्लाई कर सकते हैं। वहां जाके सबसे बड़ा इनिशियली जरूर आपका पैसा लगता है, बट एक बार अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाता एडमिशन मिल जाता है किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर, तो एडवांटेज ये है कि आपको वहाँ पर जॉब भी पार्ट टाइम मिल जाते हैं और आप अपने पार्ट टाइम जॉब से ही अपना खर्चा उठा सकते हैं ट्यूशन फीस का। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि बेहतर है आप फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाएं और स्टडीज करते करते आप पार्ट टाइम जॉब भी करें, जो बड़ा आसानी से मिल जाता है। टीचिंग असिस्टेंट का, रिसर्च असिस्टेंट का काम मिलता है आपको और उससे अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। क्योंकि आईआईटी से अगर आपने बीटेक किया है तो बात अलग हो जाती है, अगर आपने नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है तो बेहतर है आप एमएस के लिए जाएं। और मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, इवन अपने बेटे से भी मैं ये कहता हूँ कि बीटेक कहाँ से किया है ये मैटर तो करता है, पर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आगे आप क्या कर रहे हैं, नौकरी में क्या कर रहे हैं, आगे आपने एमटेक किया है, एमएस किया है, एमबीए कहाँ से कर रहे हैं, वो काफी मैटर करता है। और आपकी अपनी क्वालिटीज क्या है वो बहुत बेटर, बहुत डेफिनेटली बहुत असरदार होती है। हमारा एप्टीट्यूड और हमारा एटीट्यूड। एक फोन कॉल हमारे पास में और है सर, जरा उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं सर? मैं रंजीत बोल रहा हूँ, गंगानगर से बोल रहा हूँ। जी बहुत दूर से बात कर रहे हैं, स्वागत है आपका दिशाएं प्रोग्राम में। सवाल पूछें अपना। जी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है अभी और मैं आईटी में अब आना चाहता हूँ, तो किस तरह आ सकता हूँ आईटी में? सर मैकेनिकल से आईटी में शिफ्ट होना चाहते हैं, जैसे कि हाँ। बात कर रहे थे कि थैंक यू रंजीत जी, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है, हम उसका जवाब लेते हैं कि हर जगह कंप्यूटर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए अगर आपने मैकेनिक, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, दो चीजें होती हैं, एक होती है डोमेन एक्सपर्टीज। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाते हैं तो डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियर का काम करते हैं, लेकिन यदि आप किसी एमएनसी में जाते हैं और वहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो आप तो क्या कर सकते हैं, अपने एमटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल के बाद में, या फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग ले सकते हैं आप किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और कोई भी एमएनसी आपको आसानी से हायर कर लेगी। जैसे हम बात करें इन्फोसिस की बात करें, एसेंचर की बात करें, आईबीएम की बात करें, अधिकतर कंपनीज क्या करती हैं कि बेसिक जिनका इंजीनियरिंग होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या मैकेनिकल में हो, इस तरह के लोगों को हायर करती हैं, अपने यहाँ 2 महीने 4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देती हैं, आपको डेवलप करती हैं इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर, और आपको वहां पर ऑफर करती है जॉब। तो ऐसा नहीं है कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो कंप्यूटर साइंस फील्ड में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप होने हैं उसके लिए आपकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, कंपनीज लिखती हैं आपको, या फिर आप एमटेक कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या आईआईटी से, लेकिन उसके लिए आपको गेट की प्रिपरेशन करनी भी होगी और साथ में आपको कोई एग्जाम भी देने होंगे एडमिशन के। ये बात बहुत वाकई में देखा भी जाता है सर, आजकल तो कार भी जो बनती है वो सिर्फ मैकेनिकल नहीं बल्कि उसमें सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे और आपकी कार जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ चालू हो जाएगी, या कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, यानी कि मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो, हर जगह आईटी और कंप्यूटर मौजूद है। और देखिए अगर आपके पास मैकेनिकल के साथ कंप्यूटर साइंस का एक्सपीरियंस है तो कंपनी तुरंत आपको हायर कर लेगी। बहुत सही है, क्योंकि डोमेन एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। सही बात। एक कंप्यूटर साइंस वाला ये नहीं बता सकता कि कार के अंदर कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, हाँ। आप ही बता पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर को जो साथ में आपके पास बैठा है उसको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह की एप्लीकेशन वैसे सोने पे सुहागा वाली बात है। एक एक वैकेंसी हमारे पास में, चूंकि बहुत सारी नौकरियों की बात चल रही है, कंप्यूटर्स में नहीं लेकिन कुछ अलग है, लेकिन ये भी एक वैकेंसी है, जरा इसको भी समझिएगा। Request for publicity for enrollment of recruits in the Territorial Army 106 INF BNTA Para Territorial Army में कुछ वैकेंसीज निकली हैं। 16 मार्च से 17 मार्च 2015 तक आप लोगों का इनटेक एंड फिजिकल टेस्ट होने वाला है। 18 मार्च से 2015 से 19 मार्च तक डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल ऑफ कैंडिडेट होगा जो फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे, और ये सब कुछ होगा 106 इन्फेंट्री बटालियन टीए पैरा इंडर गिल लाइंस बेंसन टाउन बंगलुरु में। साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि वैकेंसी क्या है। सोल्जर यानी सिपाही की वैकेंसी फॉर जनरल ड्यूटी 13 वैकेंसी है। सोल्जर आर्टिसन 1 वैकेंसी है। सोल्जर हेयर ड्रेसर 2 वैकेंसीज हैं। इनका क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट यानी कि क्यूआर क्या रहेगा। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए एसएसएलसी 10th या मैट्रिक पास इक्विवेलेंट विद 45%, कम से कम इतना आपका होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा परसेंटेज आपकी हो। ट्रेड्समैन के लिए सिंपल मैट्रिक पास 10th पास चलेगा। हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 50 किलो, चेस्ट मिनिमम 77 to 82 सेंटीमीटर, एज
इन बिटवीन 18 से 42 साल आपकी होनी चाहिए। आप किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको उस सरकार से, अपने वहाँ संस्थान से उसके लिए परमिशन लेनी होगी। आपको डोमिसाइल होना जरूरी है आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पांडिचेरी में से किसी का भी आप डोमिसाइल हो सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? डेफिनेटली एक अच्छा चरित्र हम सभी का होना चाहिए। 18 साल से 42 साल आपकी उम्र हो, किसी रिजर्व फोर्स से आप ताल्लुक ना रखते हो, इसी तरीके की कुछ बातें हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें जॉब करना तो दूरदर्शन केंद्र की वेबसाइट पर जा सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आप इसके बारे में और पता कर सकते हैं। खैर चलते चलते, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक छोटा संदेश हम लोग हमारे दर्शकों के लिए लें। अमन, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्स करिकुलम तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसपे बहुत सारा पढ़ने का कंटेंट होता है। कुछ वेबसाइट्स है जैसे geeksforgeeks.com है, indiabix.com है, tcyonline.com है, coursera.com है। coursera एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो एज अ क्लास वो कोर्सेज होते हैं, आप उनको ज्वाइन करो और जब आपको टाइम मिले जब आप उनको देख लो तो बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं वहाँ पे जो आपको आपके प्लेसमेंट्स के टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आए, एक इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है NPTEL, उस पे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं और वो पढ़ाए जाते हैं IITs के प्रोफेसर्स। डेफिनेटली फ्री ऑफ द कॉस्ट। दे आर वेरी फ्री ऑफ द बहुत बढ़िया अमन, तो बहुत बढ़िया। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सही बात। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। बीटेक करते हुए लोग अधिकतर स्टूडेंट्स ही मान के चलते हैं कि सब हमें बीटेक तक ही लिमिट करना है। आपको साथ में तैयारी करनी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि हमें चाहे एमटेक करना हो, MBA करना हो या नौकरी करनी हो, हर जगह पर आपके लिए सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये भी देखें कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करें, प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करें और टीम में कैसे काम किया जाता है उस पर भी जरूर ध्यान दें। ये एक की है बिल्कुल। अगर हमें कहीं पर भी अपनी जॉब को लेकर के आगे बढ़ना है, अपनी एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ना है, तो हमें टीम वर्क सीखना होगा। साथ साथ में टीम वर्क चीटियों से बड़ा अच्छी तरीके से सीखना होता है। कोई छोटी सी चीटी मनोदाना अपने दिलों में लेकर के चलती है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी अपने सवालों के जवाब मिले होंगे, हमारे युवा साथियों को भी हमारे अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारा दिमाग अपने आप में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि एक चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, आपको अपने सपनों का जहाज जरूर मिलेगा। आप सभी का इस स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का नमस्कार।